हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे हैं कुक ब्रांड की एक और बेहतरीन कॉमिक्स, कुक ब्रांड और खूनी पुतली। दोस्तों, ये काफ़ी बेहतरीन कॉमिक्स है और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन कॉमिक्स लाते रहें। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। आज सेठ जमुना प्रसाद की शादी की 92वीं वर्षगांठ थी, इसीलिए उनकी कोठी हर साल की भांति एक बार फिर किसी नई नवेली दुल्हन की भांति सजी हुई थी। काफ़ी देर से मेहमान के आने का तांता सा लगा हुआ था। सेठ जमुना प्रसाद के यहाँ आने वाले छोटे बड़े हर तरह के आदमी थे और वे एक शानदार शानदार सजे सजाए हॉल में पहुंचकर सेठ जमुना प्रसाद और उसकी धर्मपत्नी शांति देवी को मुबारकबाद देने के साथ साथ अपनी इच्छा अनुसार व सामर्थ्य अनुसार उपहार भी दे रहे थे। भाई, 92वीं शादी मुबारक हो। हा 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 ही। बहुत बहुत धन्यवाद। और लो, संभालो हम दोनों पति पत्नी की तरफ से यह तरोताज़ा करने वाला नकली फूलों का दस्ता। थैंक यू। दावत में खाने पीने का प्रोग्राम चल रहा था, तभी एक बूढ़े व्यक्ति ने एक बड़े से पैकेट के साथ हॉल में प्रवेश किया। वो रहा सेठ जमुना प्रसाद। बहुत खुश नजर आ रहा है। आए भी क्यों ना, अपनी शादी की 92वीं वर्षगांठ इतनी धूमधाम से जो मना रहा है। मेरी ओर से शादी की हार्दिक शुभकामनाएं सेठ जमुना प्रसाद जी। जी धन्यवाद, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं है। जी, मेरा नाम विजय सक्सेना है। कुछ ही दिन हुए मुझे बॉम्बे से यहाँ आए हुए। हमारा एक एम्पोरियम है, आई आइवेरी एम्पोरियम। मेरे एक मित्र ने आपकी ओर से निमंत्रण पत्र दिया था, सो आपके दर्शन करने और आपको अपनी शुभकामनाएं देने चला आया। ओह, तब तो आपने बहुत अच्छा किया। लीजिए, ड्रिंक लीजिए। जी धन्यवाद। पार्टी गए गए तक काफ़ी रात गए तक चलती रही। उसके बाद मेहमान एक एक कर विदा लेने लगे। अच्छा सेठ जी, इजाज़त दीजिए। अच्छा भाई, फिर दर्शन देना। जो मदहोश होकर वहीं लेट गए थे, उन्हें नौकरों के द्वारा उठाकर घर भेजा जाने लगा। सुलेमान, जो मेहमान घर छोड़ने लायक हों उन्हें गाड़ी में उनके घर छुड़वा देना, और जो अपने घर ना जाने योग्य हों उनके सोने का इंतजाम ऊपर बालकनी में करा देना। जी मालिक। सब लोगों के जाने के पश्चात सेठ और सेठानी लोगों द्वारा दिए गए उपहारों को खोल खोल कर देखते रहें, और फिर जब उन्होंने आइवेरियम आइवेरी इम्पोरियम के मालिक विजय सक्सेना के लंबे चौड़े पैकेट को खोला। एक्सीलेंट, कितनी सुंदर गुड़िया है। हाँ, बहुत ही सुंदर है और सजीव है, लगता है जैसे अभी बोल उठेगी। सुनो शांति, इस गुड़िया को यहीं रहने दो, बाकी उपहारों में तुम्हारे कमरे में भिजवा दे दूंगा। यह लीजिए जी। भला आपकी बात मैं कैसे काट सकती हूँ। उसके बाद पत्नी अपने शयन कक्ष में चली गई और सेठ जमुना प्रसाद अपने बिस्तर पर लेट गया, और कुछ ही देर बाद कमरे में उसके खर्राहट गूंजने लगे। खर्र खर्र। रात दावत दावत होने के कारण घर की नौकरानी सेठानी जी के लिए काफ़ी देर बाद बेड टी लेकर उनके कमरे में पहुंची। मालिक, चाय पी लीजिए। से लेकिन सेठ जी की खुली आंखें और मुंह, वह भयानक चेहरा देखकर नौकरानी के हाथों से चाय की ट्रे छूट गई। आई छनाक। नौकरानी की चीख सुनकर कोठी के बाकी नौकर चाकर भी एकत्रित हो गए, और जब सबको सेठ जमुना प्रसाद की मौत के बारे में पता चला तो पूरी कोठी में हंगामा मच गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। छनाक। स्वामी, हाय, यह अनर्थ कैसे हो गया। तुम मुझे क्यों छोड़कर चले गए स्वामी। बुहू। कोठी में गम का माहौल छा गया। एक नौकर ने पुलिस को फोन कर दिया। उसी उसी इलाके का थाना इंचार्ज पटाका सिंह था, अतः फोन मिलते ही वह पुलिस दल के साथ वहां आ पहुंचा। इंस्पेक्टर साहब देखिए, किसी ने मेरे पति की हत्या कर दी। बुहू। धैर्य से काम लीजिए मिसेस जमुना प्रसाद। वैसे आप क्या आपको पूरा विश्वास है कि किसी ने इनकी हत्या की है? इसके सिवाय और क्या सोचा जा सकता है इंस्पेक्टर साहब। कल रात यह बिल्कुल भले चंगे थे, ना इन्हें किसी बात की चिंता थी और ना ही यह बीमार थे। फिर यह मेरे सामने ही बिस्तर पर लेटे थे, ऐसे में भला यह कैसे मर सकते हैं। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, जरूर सोते में किसी ने इनकी हत्या की है। इनकी खुली हुई आंख और मुंह सब चीख चीख कर यह बता रही है कि किसी ने इनकी हत्या की है। सॉरी मिसेस जमुना प्रसाद, ऐसी ऐसी अवस्था तो प्रत्यह दिल दिल को दौड़ा पड़ने से भी हो जाती है।
खैर, मैं लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा रहा हूँ, उसके बाद ही मैं कोई मामला दर्ज करूँगा। इंस्पेक्टर पटाका सिंह ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी और कमरे की आवश्यक जांच पड़ताल के बाद उसे बाहर से बंद कर दिया। देखिए सेठानी जी, जब तक मैं ना कहूँ इस कमरे को मत खोलिएगा। यदि मामला मर्डर का हुआ तो मुझे इस कमरे की एक बार और छानबीन करनी पड़ेगी। जी ठीक है। 2 दिन बाद इंस्पेक्टर पटाका सिंह 2 सिपाहियों के साथ फिर सेठ जमुना प्रसाद की कोठी पे पहुंचा। आपका संदेह ठीक निकला मिसेज जमुना प्रसाद, सेठ जी का सचमुच खून किया गया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कहती है कि मुंह के रास्ते उन्हें एक प्रकार का तेज जहर दिया है। बुहू, मेरा मन तो पहले ही कह रहा था कि किसी शैतान ने उनकी हत्या की है। बुहू, भगवान उसे नर्क दे। आप कातिल को ढूंढिए इंस्पेक्टर साहब और उसे जल्द से जल्द फांसी पर लटका दीजिए, तभी मेरी और सेठ जी की आत्मा को शांति मिलेगी। कातिल जो कोई भी है वो जरूर पकड़ा जाएगा मिसेज जमुना प्रसाद, परंतु उसे पकड़ने में आपकी मेरी मदद करनी होगी। यानी आपको मेरे प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर देना होगा और जांच पड़ताल में हाथ बटाना होगा। मैं तैयार हूँ, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप। आपके परिवार में कौन कौन है। मेरे 2 लड़के और एक लड़की है। दोनों लड़के फॉरेन में बिजनेस करते हैं, यानी अपने डैडी का कारोबार संभालते हैं। लड़की की शादी हो चुकी है, वो इंग्लैंड में अपने पति के साथ रहती है। मैंने उन्हें उनके डैडी की मौत की खबर भेज दी है, शायद आज या कल वे लोग आ जाएंगे। घर में कितने नौकर चाकर व माली आदि हैं। 5 है। एक बावर्ची, उसके अलावा घर का काम देखने वाले 2 नौकर, एक नौकरानी है। एक नौकर और नौकरानी हमारे यहाँ ही रहते हैं। बाकी संध्या के अपना काम खत्म करके अपने घर चले जाते हैं। क्या आप उन्हें बुलाएंगी? मैं उन सब से पूछताछ करना चाहता हूँ। ठहरिए, अभी बुलाती हूँ। सेठानी ने 5 को वहीं बुलवा लिया और पटाका सिंह उनसे पूछताछ करने लगा। तो सेठ जी को सुबह की चाय देने तुम ही गई थी? हाँ साहब। क्या नाम है तुम्हारा? जी माया। अच्छा माया, यह बताओ, जब तुम सेठ जी को चाय देने गई तब तुमने वहां क्या देखा? जी, सेठ जी बिस्तर पर चित पड़े थे और उनकी आंख व मुंह खुले हुए थे। जब नौकरानी जवाब दे रही थी तो पटाका सिंह गौर से उसका चेहरा देख रहा था। इसके अलावा कोई विशेष बात? जी नहीं साहब, बस यह पता लगते ही कि सेठ जी मर चुके हैं, चीखती हुई बाहर भागी और सबको यह बात बता दिया। सबसे पूछताछ करने के बाद अब मैं सेठ जी का शयन कक्ष एक बार फिर देखना चाहूंगा। जी चलिए। सेठ जमुना प्रसाद के शयन कक्ष में पहुंचकर इंस्पेक्टर पटाका सिंह ने बारीकी से वहां की जांच पड़ताल की। कमाल है, खूनी ने अपने पीछे कोई भी सूत्र नहीं छोड़ा है। इंस्पेक्टर पटाका सिंह ने बिस्तर के आसपास हाथ पैरों की उंगलियों के निशान खोजने का प्रयास भी किया, लेकिन इस काम में भी उसे असफलता ही हाथ लगी। लगता है खूनी घर का ही कोई व्यक्ति है, लेकिन वह कौन हो सकता है? उसे सेठ जी का खून करने से क्या फायदा हो सकता है? बड़ी सुंदर गुड़िया है, शायद अमेरिका या जापान से मंगाई है। कहीं नहीं कहीं नहीं सक कह नहीं सकती, लेकिन कल यह गुड़िया हमें एक व्यक्ति हमारी शादी की वर्षगांठ पर दे गया था। कहते कहते सेठानी सुबकने लगी और इंस्पेक्टर पटाका सिंह ने वह रुककर बेकार समझ इंतजार मांगी। कहते कहते सेठानी सुबकने लगी और इंस्पेक्टर पटाका सिंह ने वहां रुकना बेकार समझा, इजाजत मांगी। अच्छा, मैं चलता हूँ, जरूरत पड़ी तो आपको फिर तकलीफ दूंगा। जी। पटाका सिंह कोठी से बाहर निकलकर सिपाहियों के साथ अपनी जीप पर सवार होकर वहां से चल पड़ा। यह हत्या का केस तो काफी पेचीदा मालूम होता है। कुकबरान से मदद लूं तो अच्छा होगा। पटाका सिंह ने कुकबरान के ऑफिस के कई चक्कर लगाए तथा कई बार उसे घर फोन भी किया, परंतु हर बार बॉन्ड मोटू के साथ उसे दोनों स्थान पर ही नदारद मिला। कहाँ गायब हो जाता है यह कमबख्त भी काम के समय में। 3 दिन बाद जब पटाका सिंह सुबह सुबह अपने ऑफिस में प्रविष्ट हुए, ट्रिन ट्रिन, बस लगता है आ गई मुसीबत। बाद ऑफिस में घुसना बाद में होता है, फोन की घंटी पहले बजने लगती है। हेलो इंस्पेक्टर पटाका सिंह हियर।
इंस्पेक्टर साहब जल्दी से यहाँ आइए, यहाँ मालिक का खून हो गया है। खून? अरे भाई तुम कौन बोल रहे हो, कहाँ से बोल रहे हो और तुम्हारे मालिक कौन है? जी मैं सेठ चमन भाई का इकलौता नौकर 3B एक्सप्लेन रोड से बोल रहा हूँ। यह मेरे मालिक यानी सेठ जी का खून हो गया है। सेठ चमन भाई 3B एक्सप्लेन्ड रोड। ठीक है, मैं अभी पहुंच रहा हूं। लेकिन सुनो, लाश के पास किसी को मत जाने देना और ध्यान रखना कोई किसी भी वस्तु को छुए नहीं। जी। पटाखा सिंह ने फोन करके एम्बुलेंस और फोटोग्राफर विभाग से संपर्क साधा और फिर उन्हें सेठ जी की कोठी पहुंचने का निर्देश देकर कुछ पुलिसकर्मियों के साथ जीप पर सवार होकर एक्सप्लेन्ड रोड की ओर चल पड़ा। एक्सप्लेन्ड रोड पर कोठी नंबर 3B के आसपास का मोहल्ला बहुत ही हंगामापूर्ण था। सच है, बड़े लोगों की दावत, समारोह और मौत का पलक झपकते ही सबको पता चल जाता है। सुनो, तुम लोग भीड़ को काबू में रखने की कोशिश करो, मैं भीतर जाकर मालूमात हासिल करता हूँ। जी साहब। फिर सिपाही भीड़ पर काबू पाने की कोशिश करने लगे और पटाखा सिंह अपना रूल हिलाता हुआ भीड़ को चीरता हुआ कोठी के भीतर की ओर बढ़ता चला गया। ए हटो पीछे, हटो पीछे। कोठी के भीतर से रोने धोने की आवाज आ रही थी। बू हाय हाय। रोने वाला सेठ के नाते रिश्तेदार, पत्नी व बच्चे होंगे। भीतर पहुंचकर, सेठ जी की धर्म पत्नी कहाँ है? जी सुबुक सुबुक सेठानी जी की सेठ जी की पत्नी तो नहीं है। हाँ, उनकी विधवा बहन और उनके बच्चे आगे वाले कमरे में हैं। हाय हाय, सुबुक हो जाओ बहन, चुप हो जाओ बहन। और सेठ जी की लाश? वह भी उसी कमरे में है। पता नहीं सेठ जी की बहन इस अवस्था में हो या नहीं हो कि मेरे प्रश्नों के उत्तर दे सके, अतः जितनी जानकारी हो उससे ही मालूम करनी चाहिए। सोचकर पटाखा सिंह उस व्यक्ति से आगे बोला, और तुम शायद वही नौकर हो जिसने पुलिस स्टेशन फोन किया था? जी साहब। तुम्हारे अलावा यह कितने नौकर चाकर हैं? मैं तो कई मैं तो कई लेकिन राहत में यहाँ अकेला ही हूँ। है तो कई लेकिन रहता मैं यहाँ अकेला ही हूँ। और इस समय कौन कौन नौकर मौजूद है? एक नौकर और एक नौकरानी। वे अभी कुछ देर पहले ही काम पर आए हैं। तो सेठ जी की लाश सबसे पहले किसने देखी थी? जी उनकी विधवा बहन ने। वे उनके पास वाले कमरे में रहती है। पटाखा सिंह उससे जितनी जानकारी हासिल कर सकता था उसने की। फिर बोला, सुनो, तुम बाकी के नौकर के साथ यहीं रहना, मुझे उनसे भी कुछ पूछताछ करनी है। जी साहब। फिर नौकर को वहीं छोड़कर पटाखा सिंह उस कमरे में पहुंच गया जहां से रोने बिलखने की आवाज आ रही थी। हाय, अब हमारा क्या होगा? भैया के अलावा हमारा इस दुनिया में था ही कौन? बूहू। धीरज रखो बहन, ईश्वर को शायद यही मंजूर था। इंस्पेक्टर पटाखा सिंह को देखते ही लाश के निकट बैठा युवक उठकर उसके पास आ गया। आइए इंस्पेक्टर साहब, हम आप ही का ही इंतजार कर रहे थे। आप? जी मैं सेठ चमन भाई का भांजा प्रताप हूँ। पहले मैं लाश देखना चाहूँगा, आइए। सेठ जी की अवस्था तो बिल्कुल सेठ जमुना प्रसाद की लाश से मिलती जुलती है। तो क्या इनकी हत्या भी विष देकर की गई है? और दोनों का मर्डर क्या एक ही? ओह नहीं, भला यह कैसे हो सकता है? सोचते सोचते पटाखा सिंह के मस्तिष्क में आंधियां सी चलने लगी, लेकिन उसने अपने विचार किसी पर प्रकट नहीं किए और उस कमरे से सबको बाहर जाने के लिए कहा। फिर वह कमरे का बारीकी से मुआयना करने लगा। इस हत्या में तो कोई सूत्र नहीं मिला लगता है, लेकिन लाश की पोजीशन बिल्कुल वैसे ही है। फिर उसने युवक को कमरे में बुलाया। यह गुड़िया? जी कल मेरा जन्मदिन था, उसी अवसर पर एक मेहमान ने मुझे यह गुड़िया दी थी, परंतु मामा जी को यह गुड़िया बहुत पसंद आई, इसीलिए उन्होंने इसे अपने पास ही रख लिया। ओ, क्या बात बता सकते हैं कि आपको यह गुड़िया प्रेजेंट करने वाला व्यक्ति कौन था? जी मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से तो नहीं जानता, लेकिन उन्होंने समय को मामा जी का मित्र बताया था और बताया था कि उनका नाम
विजय सक्सेना है। उनका यह एक एम्पोरियम, आइवरी एम्पोरियम, और उनका ऐसी गुड़िया का ही व्यापार है। कहीं ऐसा तो नहीं उस व्यक्ति का ही इन दोनों हत्याओं में कोई हाथ हो? पटाका सिंह ने गुड़िया यथास्थान रख दी और फिर वह युवक प्रताप से कुछ कहने ही जा रहा था कि एम्बुलेंस कर्मचारी, फोटोग्राफर एवं फिंगरप्रिंट वाले आ गए। आप इस लाश की तस्वीर लीजिए और आप कोशिश कीजिए कि लाश के आसपास किसी के हाथ पांव के निशान मिल जाएं। यस इंस्पेक्टर। फोटोग्राफ व फिंगरप्रिंट उठाने वाला अपना अपना काम करने लगा और कुछ देर बाद पटाका सिंह ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। अजीब इत्तेफाक है, आइवेरी एम्पोरियम का मालिक विजय सक्सेना दोनों ही सेठों को जन्मदिन पार्टियां में पहुंचा और उसने उन्हें सिर्फ गुड़िया ही भेंट की, और अगले दिन दोनों सेठों की रहस्यमय तरीके से हत्या हो गई। अब तो पहले विजय सक्सेना से ही मिलना पड़ेगा, फिर वहां की बाकी कार्रवाई निपटाकर पटाका सिंह प्रताप से विदा लेकर आइवरी एम्पोरियम पहुंचा, जो एक प्रसिद्ध शोरूम था। आइवरी एम्पोरियम। तुम लोग यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। भीतर काउंटर पर पहुंचकर, मुझे मिस्टर विजय सक्सेना से मिलना है। ओह, वे तो कल रात की फ्लाइट से कलकत्ता गए हैं। कब तक वापस लौटेंगे? शायद 3-4 दिन बाद वापस आ जाएंगे। ठीक है, मैं 2-3 दिन बाद आ जाऊंगा। तो पुलिस यहाँ तक भी पहुँच गई। अब बाकी का काम जल्दी ही निपटाना पड़ेगा। वहाँ से वह अपनी जीप के निकट पहुँचा। सुनो, तुम लोग तुम लोग कोई सवारी करके पुलिस स्टेशन पहुँचो। मैं वीट पर जा रहा हूँ। 2 घंटे बाद पहुँचूंगा। जी साहब। पटाका सिंह ने सवै जीप स्टार्ट की और एक तरफ दौड़ा दी। आज तो मैं कुकबरांड को हर कीमत पर खोज कर रहूंगा। यह केस काफ़ी पेचीदा मालूम पड़ता है। बिना उसकी मदद लिए शायद यह केस मुझसे हल नहीं होगा, और यह उसकी अच्छी किस्मत थी कि इस बार उसे बॉन्ड का ऑफिस खुला मिला। ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद। उधर बॉन्ड और मोटू ऑफिस में खाली बैठा मक्खियाँ उड़ा रहे थे। अबे मोटू के बच्चे, मक्खियाँ उड़ाना छोड़ और मछलियाँ पकड़ना शुरू कर, वरना हम भूखे मर जाएंगे। लो बॉन्ड भैया, मछली शायद खुद जाल में फंसने आ रही है। आए पटाका सिंह। ओए अंकल पटाका सिंह भैया, सॉरी बॉन्ड भैया, मुझे तो कोई गहरा चक्कर नजर आता है, वरना वे सिर्फ मिलने के लिए आने वालों में से नहीं है। जानता हूँ। तू जा और फटाफट 3 कप कॉफ़ी बना ला। अंकल की खातिर तो करना ही पड़ेगी। जरूर करो खातिरदारी, लेकिन साथ ही कॉफ़ी के दूध से क्रीम और मक्खन जरूर निकालना ना। मेरा मतलब है खर्चा पानी निकालना मत भूलना। अबे जानता हूँ, लेकिन तू तो मर यहाँ से। और फिर जैसे ही पटाका सिंह ने ऑफिस के भीतर कदम रखा, ओह पटाका अंकल, आइए आइए, आपका स्वागत है। कहो बॉन्ड बेटे, कैसे हो? बिल्कुल ठीक हूँ अंकल, लेकिन बहुत ही व्यस्त। आप विराजिए। बिल्कुल ठीक हूँ अंकल, लेकिन बहुत ही व्यस्त। आप विराजिए। व्यस्त होने के बाद सुनकर पटाका पहले चौंका, फिर मुस्कुराता हुआ कुर्सी पर बैठ गया। क्यों भाई, इतने दिन कहाँ रहे? ना तुम मुझे घर पर मिले और ना ही ऑफिस में। बताया ना अंकल, व्यस्त था, इसीलिए ऑफिस तक नहीं खोल पाया। आजकल मेरे पास बहुत से केस हैं, यहाँ तक कि दम मारने तक की फुर्सत नहीं है। कमबख्त अभी मक्खियाँ उड़ा रहा था, अब व्यस्त होने का बात कर रहा है। क्या सोचने लगे अंकल? भाई सोच रहा हूँ जो केस मैं तुम्हें पास लेकर आया हूँ वह तुम्हें सौंपूं या नहीं, क्योंकि तुम तो अत्यंत व्यस्त हो। ठीक है, चलता हूँ मैं। अपने केस में किसी और की मदद ले लूँगा। पैसे तो तुम्हें भी देने हैं और दूसरों को भी। फिर आई मुर्गी तो हाथ से जा रही है। अरे अरे अंकल, आप कहाँ जा रहे हैं? बैठिए। ही मैं तो दुनिया के केस छोड़ सकता हूँ, लेकिन
आपका नहीं। आखिर आप मेरे मुंह बोले अंकल जो हैं। और पटाखा सिंह निश्चितता की सांस लेकर जमकर कुर्सी पर बैठ गया। तभी मोटू 3 कप कॉफी ले आया। लीजिए अंकल, कॉफी पीजिए और अपना केस बताइए। ठीक है। फिर पटाखा ने कॉफी पीने के साथ साथ दोनों मर्डर केस का उसे विस्तार रूप से ब्यौरा दे दिया। सारी बात सुनकर कुकबरान का चेहरा गंभीर हो उठा। मामला वास्तव में काफी पेचीदा लगता है। मुझे तो लगता है बेटे, यह दोनों हत्या धन के चक्कर में की गई है। जरूर चमन भाई की इकलौती बहन ने अपने भाई की सारी दौलत हड़पने के लिए उसकी हत्या की होगी और जमुना प्रसाद की पत्नी ने। यह आप कैसी बात कर रहे हैं अंकल? भला उन्हें अपने भाई और पति को कत्ल करने की क्या जरूरत पड़ी? वह दौलत तो उनके पति और भाई के मरने के बाद भी उन्हें वैसे ही मिल जाती। खैर चलो, हम थोड़ी देर के लिए यह मान भी लेते हैं कि कत्ल उन्होंने ही किया है होगा। तो फिर सवाल यह पैदा होता है कि उन्हें एक जैसा जहर कहाँ से प्राप्त हो गया? अरे इस और तो मैंने गौर ही नहीं किया। इसका मतलब यह हुआ कि कत्ल किसी और ने किया है, वो भी किसी और उद्देश्य से। बिल्कुल। देखिए अंकल, मैं आपके लिए इस केस पर काम करूंगा, लेकिन सेठ चमन भाई के 100 की रिपोर्ट आ जाने के बाद, ताकि कम से कम इस बात का पूरा विश्वास हो जाए कि उसकी मौत भी उसी जहर से हुई है जिससे सेठ जमुना प्रसाद की हुई थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो शायद मुझे परसों तक मिल जाएगी। ठीक है, तो आप मुझे फ़ोन कर दीजिएगा, फिर मैं सोचूंगा कि केस को मुझे कैसे हल करना है। गुड। पटाखा सिंह ने प्रसन्न होकर अपनी जेब में फुला हुआ पर्स निकाला। यह लो एडवांस, मैं 5,000 रुपये, बाकी के 5,000 मैं तुम्हें केस हल होने पर दूंगा। वाह, भगवान आपको लंबी उम्र दे। ओह। रुपए देने के बाद पटाखा सिंह वापस लौट गया। मोटू, अब लगा ऑफिस का ताला, हम किसी होटल में चलते हैं, पैसा हजम करेंगे। यस बॉस। और 2 दिन बाद पटाखा सिंह ने बॉन्ड को फ़ोन करके उसे और मोटू को अपने ऑफिस में ही बुलवा लिया। बॉन्ड बेटे, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक सेठ चमन भाई की मौत भी उसी जहर से हुई जिससे सेठ जमुना प्रसाद की हुई थी। इसका मतलब यह हुआ कि दोनों हत्याएं किसी एक व्यक्ति ने की है। अब हमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि यह हत्यारा है कौन? घर का ही कोई आदमी है या फिर बाहर का? और उसने इनकी हत्या क्यों की? आपके इन सवालों का उत्तर भी आपको जल्दी ही मिल जाएगा अंकल। बस जरा मैं केस पर काम करना आरंभ कर दूं तो फिर कब से काम आरंभ करोगे? मैं शुभ काम में देरी नहीं करता अंकल। चलिए सबसे पहले सेठ जमुना प्रसाद की कोठी से ही केस का श्री गणेश करते हैं। ठीक है, चलो। तीनों पुलिस जीप पर सवार होकर सेठ जमुना प्रसाद की कोठी पहुंच गए। भीतर पहुंचने पर सर्वप्रथम उनका सामना सेठ जमुना प्रसाद की विधवा से हुआ। नमस्कार शांति देवी। नमस्कार सेठ जी, का कातिल का कुछ पता चला इंस्पेक्टर? अभी तक तो नहीं चला, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हम जल्दी ही उनका पता लगा लेंगे। इसी सिलसिले में हम फिर आपसे मदद लेने आए हैं। वैसे क्या आप कहीं जा रही थी? हाँ, किसी के चौथे पर जा रही थी, परंतु आप मेरे लायक सेवा बताइए। हम एक बार फिर सेठ जी का शयन कक्ष देखना चाहते हैं। ठीक है, आइए मेरे साथ। शांति देवी ने उन्हें सेठ जमुना प्रसाद के शयन कक्ष में ले गई। अब आप जाना चाहते हैं तो जा सकती हैं। छानबीन के काम में शायद हमें आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी धन्यवाद। वैसे यदि किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो नौकर या नौकरानी को आवाज़ दे दीजिएगा। जी बहुत अच्छा। तब मिसेज जमुना प्रसाद वहां से चली गई और कुकबरान जेब से अतीस शीशा निकालकर जांच पड़ताल के काम में जुट गया। मोटू, तुम भी कमरे में कोई सूत्र तलाशने का काम आरंभ कर दो। ओके बॉन्ड भैया। मोटू भी अपने काम में जुट गया। तभी इंस्पेक्टर पटाखा सिंह की नज़र पलंग के सिरहाने के कनीस पर पड़ी। अरे यहाँ से वह गुड़िया कहाँ गायब है? पटाखा सिंह की
बड़बड़ाहट बॉन्ड के कान तक पहुंच गई। क्या हुआ अंकल, क्या आप मुझसे कुछ कह रहे थे? नहीं, लेकिन मैं यह देखकर जरूर बड़बड़ा उठा था कि वह गुड़िया नहीं है जो सेठ जी के को उनकी शादी की वर्षगांठ के दिन किसी ने उपहार में दिया था। ओह, कहाँ जा सकती है वो गुड़िया? ठहरो, मैं अभी किसी नौकर नौकरानी को बुलाकर पूछता हूँ। ठीक है, क्या गुड़िया में ही कोई रहस्य छिपा है? पटाखा सिंह बाहर जाकर घर की नौकर नौकरानी दोनों को वहां बुला लाए। यह लोग तो कहते हैं कि उन्हें उस गुड़िया के बारे में कुछ मालूम नहीं है। फिर तो घर की मालकिन ही उस गुड़िया के बारे में कुछ बता सकती है, परंतु वे तो अभी अभी बाहर गई है, पता नहीं कब तक वापस लौटे। जी हाँ साहब, वे शाम तक वापस लौटने के लिए कह गई है। अच्छा हुआ, यह बात उनके लड़के लड़कियां बाहर से आने वाले थे, क्या वे अभी तक नहीं आए? जी, मालकिन कह रही थी कि वे शायद कल शाम तक आ जाएंगे। बॉन्ड कुछ सोचकर बोला, अंकल, यहाँ की जांच पड़ताल पूरी हो गई है, आइए चलते हैं, शाम को यहाँ सुबह को आकर उनसे उस गुड़िया के बारे में पूछ लेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, यह कहानी यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। तब तक के लिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद, विदा।